हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी ट्री प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी और ये है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें आज हम समझेंगे कि हम ट्री को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि हम ट्री को कोडिंग की टर्म्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हाँ, हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि हमने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है, इसका स्पेसिफिक पर्पस यही था कि जिन स्टूडेंट्स को या तो कोडिंग से डर लगता है या फिर जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा ग्राफ हो गया, ट्री तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, या डीपी, तो जब वो उनके कोड को देखते हैं तो वो एग्जैक्टली किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो थोड़ा विजुअलाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी कोडिंग इस लेवल तक आते आते थोड़ी वीक हो जाती है। उन स्टूडेंट्स का एरे स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टैक स्ट्रॉन्ग रहता है, क्यूबी, लेकिन ट्री, ग्राफ, इनमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है कोड करने में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने कोड को विजुअलाइज ही नहीं कर पाते कि जो हमसे पूछा गया है वो हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं एज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको डीपली ये समझना पड़ेगा कि वो मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में, कि कोई भी कोड जब आप देख रहे हो ट्री का, तो उसके एग्जीक्यूशन को आप डायग्राम के थ्रू अपने माइंड में रिवाइज कर लो विद इन अ मिनट। और वो कब होगा? जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा टारगेट यही रहने वाला है कि जब तक मैं इसकी पॉसिबिलिटी है सीरीज क्रिएट करने की, ये वाली यदि मैं से वीडियोस लेकर आ सकती हूँ, तो मैं आपका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और डायग्रामेटिक थिंकिंग है ना, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना रिवाइज करेंगे लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्री क्या होते हैं। हमने अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर में आ जाता है जब हमारा डेटा सिक्वेंशियल फॉर्म में सेव होता है। सिक्वेंशियल फॉर्म में मतलब कि जिस पर्टिकुलर नोड पे खड़े हो वहां पे सिर्फ आपके पास वन वे है आगे जाने के लिए। लेकिन नॉन लीनियर में आपके पास वेज होते हैं कि आप कभी इस नोड पे जा सकते हो, कभी उस नोड पे जा सकते हो, जो कि आपके डेटा को इजीली सर्च करने में, इनिशियलाइज करने में, डिलीशन, बहुत सारे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में इजी हो जाता है जब हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से डील करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। अब बात आती है कि यार हमने समझ लिया कि ट्री क्या है। एक हिरार्की फॉर्मेट में सेव होने वाला डेटा है जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, नोड्स में आपस में रिलेशन होता है, जैसे सिबलिंग का हो गया, लेवल्स होते हैं, हाइट होती है, डेप्थ होती है, सब पार्ट हमने डिस्कस कर चुके थे। अब आता है कि यार मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करूँ। तो दो चीजें मैं डिस्कस करती हूँ। मुझे आप ये चीज मेक श्योर करना कि आपको थोड़ी सी तो इसकी बेसिक नॉलेज हो। दो टॉपिक हैं, एक है इसमें एरे और सेकंड टॉपिक रहने वाला है लिंक लिस्ट। और अगर आपको लिंक लिस्ट का ओवरव्यू लेना है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आप स्टार्टिंग की एक या दो वीडियोस भी देख लोगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली लिंक लिस्ट फंक्शन कैसे करती है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इन दोनों टॉपिक्स की होगी, उतना अच्छा आप ट्री कर पाओगे इनिशियल फेज में। पर ऐसा मैं नहीं बोल रही कि जिनको नहीं आता वो ट्रीज नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे इस पूरी सीरीज में, तो आप इजीली इस टॉपिक को इन दोनों टॉपिक से पहले भी सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक। अब आता है कि ट्रीज को क्या मैं एरे की फॉर्म में सेव कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मतलब मुझे तो पता है ना अपने माइंड में कि जो नोड्स होने वाले हैं वो किस रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। पर हमने तो पढ़ा था कि एरे में क्या होता है कि हर डेटा सिक्वेंशियल फॉर्म में सेव होता है। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या ये एरे में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैं आपसे बोल रही थी कि डेटा ट्री में हिरार्की फॉर्मेट में सेव होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है कि ए के चाइल्ड कौन है, बी और सी, बी का चाइल्ड कौन है, डी एंड ई, सी का चाइल्ड है ई एंड जी, एफ एंड जी। तो मैं इसे एरे में कैसे स्टोर कर सकती हूँ? तो यहाँ पे हमारा काम करता है लॉजिकल थिंकिंग। अब जितनी अच्छी आपकी लॉजिकल थिंकिंग होगी उतना इजीली आप एरे टॉपिक को समझ जाओगे। ठीक है, तो रिलैक्स होके बैठना, नोट्स बनाते रहो साथ के साथ। जितना इजी वे में अपने नोट्स क्रिएट करोगे उतना अच्छा आपको रिवीजन होगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है। हाँ, ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी। जब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम ट्री को एरे के थ्रू कैसे बना सकते हैं। ठीक। अब सबसे पहला आता है कि मैंने कोई भी अपनी इमेजिनेशन से एक साइज क्रिएट कर लिया एरे का, कि यार अगर मैं एक ट्री बना रही हूँ ना तो उसमें मैक्सिमम 100 नोड्स आ सकते हैं या 200 नोड्स आ सकते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे इनिशियली अपने एरे का साइज देना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि एरे हमारा एक फिक्स्ड साइज का होता है। ठीक। हम उसमें ऐड या वो सब कुछ हो सकता है, वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें एरे का साइज देना ही पड़ेगा। और वो बाई चांस मैंने मान लिया, मैंने 7 नोट्स कर दिया कि मेरे पूरे ट्री में मैक्सिमम 7 नोट्स आ सकते हैं।
और मैंने उसकी यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपको पता है कि एरे की बेसिक जो इंडेक्सिंग होती है वो किससे होती है, 0 1 2 3 4 5, जीरो से स्टार्ट होती है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, उसे वन से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा है और वही आपको करना है। दो दो रूल्स में कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक, कि अगर एरे की इंडेक्सिंग वन से शुरू हो रही है तो मैं क्या रूल लिखूंगा, या जीरो से शुरू हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, वो कुछ याद मत करो। सिंपल आपको अगर सम करना है, समझनी ये चीज है, उसके बेसिस पे आपको फिगर आउट करना है कि आप क्या रूल फॉर्म कर रहे हो। कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना लॉन्ग टर्म के लिए, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे, तभी ये टॉपिक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद हो पाएंगे, मतलब प्रैक्टिस में रहेंगे आपके। ठीक, अब आता है कि हमारे पास एक ट्री है, ABCDEFG, बेसिक ट्री है। हर एक नोड के मैंने मान के चला है कि मैक्सिमम दो चाइल्ड है, तो मैंने क्रिएट कर दिया, वरना जीरो चाइल्ड है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि रूट क्या होता है ना, रूट एक बेसिक फॉर्मेट होता है ट्री का, जो हमारा ट्री जहां से शुरू होता है। रूट मतलब अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हो धरती पे, तो जब रूट होगी तभी तो वो ट्री ग्रो करेगा ना, तो सेम चीज यहाँ पे है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक रूट है जिसको हम बोलने वाले हैं A। अगर हमें इस पूरे ट्री में जाना भी है, या तो हमें इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, कुछ भी करना है, हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, हमारा रूट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम इस पूरे ट्री में मूव कर पाएंगे। तो मैंने ये क्या चीज करी कि मैंने अपने जो रूट को है, रूट को मैंने कहाँ रख दिया, सबसे स्टार्टिंग वाले इंडेक्स पे, जो कि होने वाला है जीरो। अब मैंने ए को रख दिया जीरो इंडेक्स पे। लेकिन यार मुझे क्या करना है, नीचे के जो बचे हुए लेवल्स पे आने वाले हैं नोट्स, लेवल आपको पता ही है क्या होते हैं, जैसे ए का एक लेवल है, BC एक लेवल पे है, DEFG एक लेवल पर है। मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी थी लास्ट वीडियो में, आप प्लीज एक बार जाकर उसे गो थ्रू करना है, और सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें अच्छे से समझो, फिर मूव करो नेक्स्ट वीडियो पे। वही एक इजी वे है आपको, इस अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो। ठीक है, अब आता है कि मुझे ये पता लग गया कि किसी भी ट्री में अगर मुझे जाना है तो मेरे पास रूट नोड का एड्रेस होना चाहिए। मैं इतना तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पता होगा, जब भी कोई हमारा डेटा मेमोरी में जाके स्टोर होता है तो उस मेमोरी का एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। ठीक, अब अगर मान लो कि मेरा ये एड्रेस 100 पे है, ठीक, और मुझे एक एरे में ये स्टोर करना है, कहीं पे भी बन सकता है ये मान लो, इसलिए इस पार्ट को अभी के लिए स्किप करते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो पहले बेसिक चीज है वो डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता लग गया कि रूट मेरा मीन है, तो मैंने अपने रूट को क्या दे दिया, जीरो इंडेक्सिंग दे दी, जो कि है मेरे पास ए। अब मुझे पता है कि ए के दो चाइल्ड है, B एंड C, तो मुझे उसके पेरेंट के पास ही रखना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने B और C को फिर यहाँ कर दिया। तो पहले A के जितने चाइल्ड थे मैंने वो स्टोर कर दिए। अब जो मेरे पास सेकंड नोड एनकाउंटर हुआ वो हुआ B। क्या B के कोई चाइल्ड थे यहाँ पे, तो हाँ यार, यहाँ पे D एंड E थे। तो मैंने क्या किया, D और E को इसके बाद। लेकिन पता है यहाँ पे काफी बार क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मैं इस वे में करूंगी कि पहले मैंने A आया तो मैंने A, फिर BC सेकंड लेवल, फिर DEFG एक नेक्स्ट लेवल। तो ये भी एक करेक्ट वे स्टोर करेंगे, लेकिन आप इसके बाद क्या नहीं फिगर आउट कर पाओगे कि किस नोड का पेरेंट कौन सा नोड है, या फिर किस नोड का पेरेंट चाइल्ड नोड, मतलब उस नोड का कौन कौन से चाइल्ड है। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। इस पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। और फॉर्मूला हमने क्या क्रिएट किया कि अगर हमारा पेरेंट ith इंडेक्स पे प्रेजेंट है, मतलब कि अगर मेरा पेरेंट जीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मुझे अपने जो चाइल्ड है, मतलब कि इसमें जो B और C चाइल्ड है, मैंने A को क्या प्लेस दिया, जीरो इंडेक्सिंग। अब ए के चाइल्ड कौन थे, B और C। मुझे इन दोनों के लिए एक एप्रोप्रिएट प्लेस फिगर आउट करना है इस पूरे एरे में स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया कि अगर मुझे लेफ्ट नोड स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे पेरेंट का इंडेक्स है, अगर पेरेंट का इंडेक्स आई है, तो मैं लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स फिगर आउट कर लूंगी, 2 × I+1। और राइट चाइल्ड का कैसे कर लूंगी, +2 करके। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ए को पुट कर दिया जीरो इंडेक्स पे, मैंने फिगर आउट किया कि ए के कोई चिल्ड्रन है या नहीं है। अब ए के चिल्ड्रन थे मेरे पास B एंड C। बी क्या था, लेफ्ट चाइल्ड, और सी क्या था, राइट चाइल्ड। लेफ्ट और राइट में क्यों बोल रही हूँ, सिंपल, वैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको प्रॉपर बाइनरी ट्री में, पर अभी के लिए ये समझ लो कि दो चाइल्ड मैंने मान के चला, जो लेफ्ट साइड में उसका नाम मैंने लेफ्ट चाइल्ड दे दिया, जो राइट साइड में उसका नाम दे दिया राइट चाइल्ड। ठीक, सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, जिससे हमें कंफ्यूजन हो। चाइल्ड एक थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, लेकिन B एंड C जो है वो अप्रोप्रिएट टर्म है, जिसमें हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट बाय यूजिंग लेफ्ट एंड राइट। तो जो उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो कौन है, B। राइट चाइल्ड कौन है, C।
और मुझे उनके इंडेक्स फाइंड करने थे, तो उनका पेरेंट का इंडेक्स क्या था, 0। तो ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1। और ट्वाइस ऑफ 0 प्लस 2 कितना आ गया, 2। तो मैं कर सकती हूँ 1 पे स्टोर कर सकती हूँ बी, और 2 पे स्टोर कर सकती हूँ सी। फिर मेरे पास जो दूसरा इनकाउंटर हुआ था वो हुआ था बी नोड। क्या बी के चिल्ड्रन थे, तो इसके थे, एक था डी और एक था ई। जब मैंने चेक किया कि क्या मेरे पास बी के चिल्ड्रन, तो मुझे मिला हाँ, डी और ई मेरे पास के चिल्ड्रन है। बी को हम डी को हमने माना लेफ्ट नोड, और ई को माना हमने राइट नोड। तो उनके इंडेक्स कैसे फिगर आउट कर लिया हमने, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 और ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 करके मुझे इनके लेफ्ट और राइट की इंडेक्सिंग मिल गई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपने डी और ई को स्टोर कर दिया। फिर आपको ध्यान होगा कि बी के बाद क्या आया था हमारे पास, सी नोड। जब हम सी नोड पे गए, हमने चेक करा कि सी के कौन कौन है चाइल्ड, वो है एफ एंड जी। जब एफ एंड जी के चाइल्ड हैं तो उनके भी हम इंडेक्स फाउंड कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1 से हमारा लेफ्ट का आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 2 से कितना आ जाएगा, हमारा राइट चाइल्ड का इंडेक्स आ जाएगा, जो कि आए 5 और 6, और वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब फिर हमने चेक करा क्या कोई डी का चाइल्ड है, तो यहाँ पे नहीं था। ई का चाइल्ड नहीं था, एफ का चाइल्ड नहीं था, जी का चाइल्ड नहीं था। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास ये, अभी तो मुझे समझ में आ गया, मेरे पास एक ट्री था, तो मैंने ये एरे क्रिएट कर दिया। अगर मुझे कोई एरे दे दे, अगर मुझे ये वाला कोई एरे दे दे, और फिर मुझसे पूछे कि ये बताओ कि जो यहाँ पे हमारे पास एफ है, या फिर मैं मानते चलो क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है उसे लेके चलते हैं, कि जो सी है उसके चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, या उसका अगर एक चाइल्ड है तो मतलब कितने हैं उसके। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे ट्री में या तो लेफ्ट नोड होगा या राइट नोड होगा, तो मतलब दो हो सकते हैं, एक हो सकता है या फिर जीरो हो सकते हैं। अगर जीरो हुए तो कुछ मिलेगा नहीं, वन हुआ तो हमें एटलीस्ट वन मिल जाएंगे, दो हुए तो दो के दो मिल जाएंगे। अब अगर आपको पता है कि चाइल्ड कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको पता लगाना है कि सी किस इंडेक्स पे है। सी इंडेक्स पे है 2 पे। ये आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर हमारा पेरेंट 2 इंडेक्स पे है तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2i प्लस 1 फॉर द लेफ्ट चाइल्ड एंड 2i प्लस 2 फॉर द राइट चाइल्ड। वही मैंने यहाँ पे यूज किया कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इंडेक्स का ट्वाइस कर लिया, और लेफ्ट चाइल्ड चाहिए तो मैंने +1 किया, राइट चाइल्ड चाहिए तो +2 किया। तो जो भी 5 और 6 पे हैं वो हमारे सी के चाइल्ड है। वो 5 और 6 पे कौन है, एक है हमारे पास एफ और एक है हमारे पास जी। और यहाँ आप चेक कर सकते हो कि सी के चिल्ड्रन कौन कौन है, एफ एंड जी। तो ये हमारा आ गया आज। अब अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि जो ये हमारे पास एफ इंडेक्स है, इसका पेरेंट कौन है, जो ये एफ है चाइल्ड का, चलो हमें सिंपल समझ में आ गया कि हमें ट्वाइस ऑफ इंडेक्स ऑफ पेरेंट +1 और +2 करके देखना है उसके चिल्ड्रंस निकालने के लिए। अब अगर कोई हमसे पूछे कि एफ का पेरेंट है या नहीं है कोई, अगर है तो कौन है, अगर नहीं है तो मेंशन कर दो कि नहीं है। ठीक, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2i - 1/2। ठीक, अगर आप इस फॉर्मूला का यूज कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपने पेरेंट का इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ई हमारे किस इंडेक्स पे था, वो था 4 पे। तो हमने सिंपली क्या किया, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास, 3/2। और 3/2 का हमने सिर्फ क्वेश्चन निकाला तो वो आ गया 1। और 1 पे कौन था हमारे पास, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वो था बी। और अगर हमने ग्राफ में देखें तो ई हमारा यहाँ पे है चाइल्ड, और इसका पेरेंट कौन है, बी, जो कि किस इंडेक्स पे है, 1 पे। तो ऐसे आप ये निकाल सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि तो हमने दो चीज फिगर आउट कर ली कि कोई नोड है तो उसका हम पेरेंट कैसे निकालेंगे या फिर उसके चिल्ड्रन कैसे निकालेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी ग्राफ को एरे में कैसे दिखाना है। लेकिन इसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि अगर नोड जितनी भी थे वहां पे सबके दो चाइल्ड थे। लेकिन अगर हमारा ट्री कुछ इस तरीके से हो, अगर हमारा ट्री कुछ इस तरीके से हो, तो हम कैसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि इस ट्री में रूट कौन हुआ, ए। हमने ए को यहाँ स्टोर कर दिया। ए के चाइल्ड कौन हुए, बी और सी। इसका 0 हुआ तो उसके लेफ्ट चाइल्ड कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 0 + 1। और राइट कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ 0 + 2। तो ये कितना आ गया, 1, और ये आ गया 2। तो 1 और 2 इंडेक्स पे इसके चाइल्ड स्टोर हो गए। अब हमने देखा कि बी के कोई चाइल्ड है तो हमारे पास चाइल्ड थे, हमारे पास तो सिर्फ एक चाइल्ड, लेकिन हमको ये पता है कि ये क्या है, राइट चाइल्ड। अब राइट चाइल्ड है ग्राफ को देखते हुए, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ बी का इंडेक्स कितना था, 1। और 1 राइट चाइल्ड है तो +2। और इतना करने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ 1 2 +2। तो 4 पे क्या हो गया, यहाँ पे डी स्टोर हो गया।
सेम चीज हमने देखा, फिर एक अलग से नोड बचता है, वो है ई। ई क्या हुआ यहाँ पे, सी का चाइल्ड, तो सी का इंडेक्स कितना था, 2। 2 ट्वाइस ऑफ 2। और हमें ये पता है कि यहाँ पे ई क्या है, लेफ्ट नोड है। तो लेफ्ट नोड के लिए हम क्या करते थे, +1 करते थे। ट्वाइस ऑफ 2 कितना हो गया, 4 +1, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 5। ठीक है, तो जो भी 5 इंडेक्स है उस पे हम क्या वैल्यू स्टोर कर देंगे, वो होगा हमारा यहाँ पे ई। ठीक है, और जो भी रिमेनिंग बचा, जैसे आपने एक चीज यहाँ पे अंडरस्टूड करी होगी कि हमारे पास बी का जो लेफ्ट वाला पार्ट था, लेफ्ट में हमने क्या स्टोर करा, यहाँ पे नल। अब नल से हमें क्या पता लग गया इस जगह पे स्टोर करने से, कि जो बी है उसके लेफ्ट में कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां पे भी हमें नल मिल जाएगा, इसका मतलब कि वहां पे कोई भी उसका चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम चीज हमने क्या किया था, यहाँ पे जिसका राइट चाइल्ड था उसमें भी हमने क्या स्टोर कर दिया, नल। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हो कि यहाँ पे इसके भी नल, इसका भी नल, इसका भी नल। तो आगे हमारा पूरा एरे क्या रहने वाला है, नल। तो आपके ऊपर है कि आप, ये क्वेश्चन आ जाता है काफी बार कि हमारे पास ग्राफ आ जाएगा और आपसे कोई बोलेगा कि इस ग्राफ को एक एरे रिप्रेजेंटेशन में हमें शो करके दिखा दो। तो ये आपको इस तरीके से करना है। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि अगर हमारा पेरेंट का इंडेक्स आई है तो लेफ्ट चाइल्ड आएगा हमारा ट्वाइस ऑफ i+1, राइट चाइल्ड आएगा ट्वाइस ऑफ i+2। और अगर हमें इस आई इंडेक्स का पेरेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, i-1 और डिवाइड बाय 2। तो ये क्या जाएगा, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा हमें। एक ग्राफ और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे ए। तो ए क्या हुआ, रूट ए को हमने 0 इंडेक्स पे रख दिया। ए के चाइल्ड कौन है, बी एंड सी। तो इनके इंडेक्स मिल गए 1 और 2। बी का कोई भी लेफ्ट नहीं था, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया नल। डी का राइट था, तो हमने स्टोर कर दिया डी। फिर बी खत्म हुआ, बी के बाद हमारे पास क्या आया था, सी। सी के चाइल्ड कौन कौन थे, ई था या फिर नल था। तो हमने ई स्टोर किया, फिर हमने नल कर दिया। अब आपको पता है कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे आते तो हमारे पास यहाँ कोई एक नोड होने वाला था। अगर यहाँ नोड होता तो उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या होते, नल। तो हमने दोनों में क्या कर दिया, नल रख दिया। जब हम डी पर आए तो हमने डी के लेफ्ट में क्या मिल गया, एफ। और डी के राइट में क्या मिल गया, नल। अब यहाँ हमने एरे का साइज है ना 11 लिया था, इसलिए हमारा यहाँ तक हो गया। अगर ये और बड़ा साइज होता तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि ई के चाइल्ड भी कितना, नल। नल, और यहाँ पे जो नल आता उसके भी लेफ्ट और राइट कितने आते, नल। तो हम ऐसे पूरे एरे में अपना स्टोर कर सकते थे वैल्यू। ये पार्ट हो गया थ्योरेटिकली, कि अगर आपको पेपर पे काम करना हो ये चीज। अब अगर हमें क्या करना हो, उसको कोड करना हो, तो तब हम क्या करेंगे, उस चीज से मैं मूव ऑन कर रही हूँ, थोड़ा सा एडवांस में चला जाएगा, मतलब एडवांस तो नहीं है बिल्कुल, पर जिन बच्चों को ट्री नहीं आता उनके लिए थोड़ी सी वीडियो, मतलब लेवल थोड़ा सा इंप्रूव कर रही हूँ मैं, कि जिससे जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना तो इजीली आप उसे कोडिंग से रिलेट कर पाओ। ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लेना, वीडियो को पॉज कर देना, दोबारा आके बैठ के आराम से पढ़ना। तो आपको ये चीज समझ में आई कि अपने ट्री को एरे में स्टोर कर सकती हूँ। चाइल्ड का मुझे इंडेक्स निकालने हैं, तो मैं ये करूंगी यहाँ पे 2i+1, यहाँ पे 2i+2। ठीक है, सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है और उसकी कोडिंग करनी है। और एक चीज ध्यान रखना कि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये प्लेलिस्ट आपको कुछ टूल चलाना भी सिखाएगी, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ इंटेलिज। मैं चाहती तो मैं आपके लिए ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकती थी, पर वहाँ क्या होगा कि हम अपने डेटा को है ना स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, कि कभी हमने आज ये करा, तो अगर आपको कभी रिवीजन करना हो कि यार एरे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, तो आप डायरेक्ट ये फोल्डर खोल के वो क्लास खोल के देखनी होगी कि कैसे हमने कोड को इम्प्लीमेंट किया था। तो आपके पास एक कोडिंग का फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा जो रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंटेलिजे डाउनलोड करना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कैसे डाउनलोड करनी है, वरना सिंपली डाउनलोड का बटन आता है फॉर द कम्युनिटी एडिशन। जब आप जाओगे इंटेलिजे डाउनलोड करके सर्च करना, कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड कर लेना, ओपन करना, आपका चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे थे, 3 लाइन्स, इसमें आपको क्या करना था, इस जगह पे जाके न्यू पे क्लिक करना। और न्यू पे जाने के बाद आपके पास सबसे पहला शो होगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाना, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना कि ट्री प्रैक्टिस या कुछ भी करके, फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, लैंग्वेज हम जावा यूज करने वाले हैं, और उसके बाद बिल्ड सिस्टम में आप डाल देना इंटेलिजे और सिंपली यहाँ क्रिएट कर देना। मैंने क्रिएट किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही, आप सिंपली क्रिएट बटन पे क्लिक करना और आपके पास कुछ ऐसा ही इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, एक बार इस जो मेन क्लास बनकर आई है इसे रन करके देख लेना कि जो ये फोल्डर क्रिएट हुआ है, कोई आपका जावा वर्जन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो जावा वर्जन को कंपैटिबल कर लेना, उसके बाद आपका ये चल जाएगा। अब आते हैं हम अपने एरे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मैं आपको चीज बता दूं कि जावा में क्या होता है, सब पार्ट क्लासेस के फॉर्म में होता है। तो उससे फायदा क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसमें ऊप से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, वो सब चीजें अलग हो गई। पर
इसमें क्या होगा कि हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ना कोडिंग करनी आएगी, और ये आपको हेल्प करेगा कंफर्म जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, खासकर अगर आप बैकएंड पे काम करने वाले हो तब। लेकिन अगर आप बैकएंड पे काम नहीं करना चाहते, स्टिल जब आप कोई प्रोजेक्ट खोल कर देखोगे, तो आपको इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने कोड को समझने के लिए। ठीक। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना कोडिंग पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ, मैं एक क्लास क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें मैं करूंगी अपने यहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन का नाम देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरे IMPL लिख कर मेरी क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है। इस क्लास के अंदर क्या करने वाली हूँ, मैं अपने सारे सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टोर कर रखूंगी। थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़ना, ठीक है, दोबारा मैं बोल रही हूँ, पहला कोड है इस पूरे उसका सीरीज का। तो जितना टाइम और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, उतनी ही अच्छे से आपको कोशिश करनी है समझने की। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या है, क्लास क्रिएट कर ली, कोई सी भी नाम से क्लास क्रिएट करो। क्लास क्या होता है, बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है। अगर आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट की है, वहां जाके देख सकते हो इन चीजों को। क्लास हमें देती है एक ब्लूप्रिंट, और उस क्लास के फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अब जब हमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें यूज करना पड़ता है न्यू की। ठीक। अब क्लास क्यों क्रिएट करते हैं, क्लास क्रिएट करने का पर्पज यही होता है, या तो अपना आप कोई डेटा स्ट्रक्चर अलग से बनाने वाले हो, या फिर आप अपना डेटा को एक कंबाइंड फॉर्म में रखने वाले हो। तो ये सब चीजों को मैंने उसमें डिस्कस किया, आप वहां जाके पढ़ लेना अगर आपका मन हो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने का। लेकिन यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले कोडिंग पार्ट पे, एरे इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास एक एरे होना चाहिए। अब वो एरे हमारे ऊपर है कि हमें वो किस साइज का लेना है। तो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ, मैं उस साइज को ही, मैं उस एरे को ही क्रिएट करने वाली हूँ। जावा में हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग टाइप का हम एरे क्रिएट करने वाले हैं, जिसको मैं नाम दे रही हूँ str, या फिर मैं काम करती हूँ, मैं इसे एरे नाम दे देती हूँ अभी। न्यू कीवर्ड की आपको पता ही है कि हर एक चीज यहाँ पे क्लास में, इसलिए मुझे स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए भी न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और जो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करने वाली हूँ उसका मैं साइज दे देती हूँ जैसे 10। ये मेरे पास सिंपली एक एरे क्रिएट हो गया, जिस एरे के अंदर हमारे पास जो डेटा जाने वाला है वो जाने वाला है स्ट्रिंग टाइप का। चाहे तो आप कैर ले लो चाहे इंटीजर ले लो, आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने वाली हूँ। या फिर मैं एक चीज आपको और अलग दिखाती हूँ कि ये मान लो मेरे पास मेन फंक्शन, जहाँ पे मेरे, आपको पता ही है कि अगर जावा में कोड करते हो तो जो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले हमारा कोड मेन क्लास को ढूंढता है, कंपाइल जब रन टाइम आता है मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन पे जाता है और वहां से हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो अगर मुझे एरे की इम्प्लीमेंटेशन करनी है और मेरे पास सारा डेटा एरे IMPL के अंदर है, तो वो हमारे पास ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी एरे इम्पल का, और इसमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक। सिंपल से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना रहे यहाँ पे। मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी। इस क्लास के अंदर मेरे पास सारा वो पार्ट रहने वाला है जो भी हमने यहाँ पे समझा है कि हम किसी भी ट्री का एरे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जब हमारा कोई भी एप्लीकेशन रन होती है जावा में, तो वो सबसे पहले मेन क्लास को फिगर आउट करती है, कहाँ पे मेन क्लास है, उस मेन क्लास के मेन फंक्शन पे जाती है। जब वो मेन फंक्शन पे जाती है तो वो सबसे पहला जो लाइन लिखी हुई है कि जो हमारे पास ये क्लास थी, मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद जो भी चीज मेरी इस क्लास के अंदर लिखी हुई होगी ना, मैं उसे एक्सेस कर सकती हूँ। सिंपल सा ये चीज समझ लो। अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करना चाह रही हूँ, इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट होते ही मेरे पास क्या हुआ, एक स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता ही है मैंने इस क्लास के अंदर क्या बनाया है, एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट करा है। तो जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, तो जो ये ऑब्जेक्ट बना है मेमोरी में, इसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे बन गया जिसका साइज कितना है 10। ठीक। जैसे ही ये एरे क्रिएट हुआ, मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि जो ये मेरा ओबीजे है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैं रूट ऐड करना चाह रही हूँ, और वो रूट होगा ए नाम का। ठीक। अब रूट को मैं कैसे स्टोर करूंगी, रूट का करने का मेरा पर्पस होगा, यहाँ पे मैं फंक्शंस क्रिएट करूंगी। तो पब्लिक टाइप का फंक्शन होगा, पब्लिक हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है इस फंक्शन को। कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं रूट ऐड करना चाह रही हूँ। और यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाली है, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आने वाला है, इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे वैल्यू अभी के लिए। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ओके ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ना मेरा। तो इसको क्रॉस करो और अपने एरे एम्पल में जाओ और यहाँ पे स्टोर करो।
कि मैं यहाँ पे एक रूट फंक्शन क्रिएट करना वाली हूँ। और इस रूट फंक्शन में क्या करूंगी मैं, जो ये मेरे पास एरे है, इसके 0 इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यू आई है उसे स्टोर कर दूंगी। सिंपल, जब मैं यहाँ पे अपना ए पास कर रही हूँ तो जो मेरे ट्री का ए रूट है, जो ए वैल्यू है नोड की, वो जाके एज अ रूट कंसिडर हो गई। ठीक। अब मैं करना चाह रही हूँ, मैं इस ओबीजे में पास करना चाह रही हूँ एड लेफ्ट नोड। अब लेफ्ट नोड ऐड करना चाह रही हूँ, क्या वैल्यू ऐड करना चाह रही हूँ, बी। और इसका पेरेंट क्या होने वाला है, 0 इंडेक्स पे है, और 0 इंडेक्स क्या है हमारा अभी, ए। अब इस फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे, कि ये पब्लिक टाइप का होगा, वॉइड होगा, और मेरे फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, एड लेफ्ट नोड। और इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, एक तो मेरे पास स्ट्रिंग आएगी, और दूसरा मेरे पास पेरेंट का इंडेक्स आने वाला है, कि उसका पेरेंट कौन होने वाला है। इतना करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, लेफ्ट नोड। तो यहाँ पे कैसे होगा, मैं इस फंक्शन के नाम को क्लीन कर दिया। अब आपको पता है कि अगर मुझे इस लेफ्ट चाइल्ड को ऐड करना है इस एरे के अंदर, तो मैं उसका इंडेक्स कैसे फिगर आउट करूंगी। तो जो उसका इंडेक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, ट्वाइस ऑफ जो मेरे पास पेरेंट इंडेक्स आया था और प्लस 1। जब मेरे पास उस चाइल्ड का इंडेक्स जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो सकती है वो इंडेक्स निकल कर आ गया, तो मैंने क्या किया, अपने एरे के इंडेक्स पे गई और जो वैल्यू मेरे पास आई थी ऐड करने के लिए लेफ्ट साइड में, मैंने वो क्या करी, यहाँ पे स्टोर कर दी। तो इतना करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो एज अ लेफ्ट नोड अपने पेरेंट इंडेक्स का स्टोर हो जाएगी अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर। सेम चीज मुझे क्या करनी है, अगर मेरे पास क्या आता है, राइट पब्लिक वॉइड एड राइट नोड। अगर मुझे राइट में नोड करना हो ऐड, तो स्ट्रिंग टाइप होगा, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की, और उसका पेरेंट की इंडेक्स क्या होगी वो मैं यहाँ पे स्टोर करा लूंगी। इसके लिए इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, ट्वाइस करना पड़ेगा किसका, पेरेंट इंडेक्स का, और प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे 2। और एरे IND पे क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू। तो इतना करने से क्या हुआ, कि जब भी मेरे पास लेफ्ट में ऐड करने के लिए जाएगा तो मेरे पास पेरेंट नोड आएगा, उसके इंडेक्स को यूज करके मैं उसका इंडेक्स निकाल लूंगी और वैल्यू को स्टोर कर दूंगी। सेम गोज विद दी राइट। अब आते हैं कि हमारा यहाँ पूरा मेन जितना काम था जो हमने पढ़ा था वही सब चीज लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हमने यहाँ पे। अब हमने ए पे एक चीज ध्यान करना, कि जब ए गया तो वो किस इंडेक्स पे स्टोर हुआ, 0 पे। जब मैंने बी को भेजा, मैंने कहा कि उसका पेरेंट है ए, तो बी क्या है, एज अ लेफ्ट नोड भेजा, तो उसका वो किसे किसे कैलकुलेट होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो कितना आ जाएगा, 1 इंडेक्स, तो बी हो गया हमारा यहाँ पे स्टोर। फिर हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं कि मुझे जो 0 है पेरेंट, ओबीजे एड राइट नोड करना चाह रही हूँ मैं, और क्या ऐड करना चाह रही हूँ, सी। लेकिन किस इंडेक्स, पेरेंट के इंडेक्स पे, 0 पे। तो राइट इंडेक्स है तो किस फॉर्मूले से होगा, 2i प्लस 2 ट्वाइस ऑफ आई, और इसमें +2 करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई आ जाएगा 2। सी हो जाएगा हमारा स्टोर। ठीक। अब बी के पास कौन थे, डी और ई। अगर आपको ध्यान हो ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, हम और हमें पता है कि बी का इंडेक्स क्या है यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसका पेरेंट का इंडेक्स क्या है, ये आपको भेजना पड़ेगा, तभी आप एरे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो मैं करने वाली हूँ यहाँ पे डी भेजने वाली हूँ, और इसका होने वाला है पेरेंट 1। और मान लो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ओबीजे, अब मैं कर देती हूँ ऐड राइट इंडेक्स, और इसमें मैं करती हूँ ई। लेकिन इस बार जो मैं ई ऐड कर रही हूँ ना एज अ राइट, वो मैं करने वाली हूँ 2 पे। तो समझ रहे हो इसका बेसिक क्या चीज बन चुकी है। अगर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पे ए नोड। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, ये बना इसका चाइल्ड बी और इसका चाइल्ड सी। जब हम नीचे आए, तो बी का जो B1 पे था, मैं यहाँ पे एक काम और करती हूँ कि इनके आगे पैरेंथेसिस में इनके इंडेक्स लिख देती हूँ। तो जो बी का इंडेक्स आया वो कितना आया यहाँ पे, 1। और सी का इंडेक्स कितना आया यहाँ पे, 2। मैंने क्या किया, मैंने नीचे भेजा कि अब मैं करने वाली हूँ डी ऐड करने वाली हूँ, लेकिन डी जाएगा 1 का, वो भी लेफ्ट नोड। तो डी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 1, 2, 2 प्लस 1, 3। तो 3 इसका इंडेक्स आ गया। अब अगर मैंने भेजा ई का क्या है, एज अ राइट नोड, तो ट्वाइस ऑफ 2, 4, 4 प्लस 2, 6। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये हुआ डी, और ये आएगा आपका 6 इंडेक्स पे। लेकिन ये वैल्यू किस तरीके से प्रिंट होनी चाहिए, कि आपका ए आया 0 इंडेक्स पे, फिर बी आया 1 इंडेक्स पे, सी आया 2 इंडेक्स पे, डी आया
dir3 इंडेक्स पे। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 3 के बाद 4 वाला खाली है, 5 वाला खाली है, और 6 पे आ रहा है फिर हमारे पास E। ठीक, तो डिस्प्ले में ये आना चाहिए। अब अगर मुझे इसको डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और डिस्प्ले फंक्शन में काम करती हूँ मैं यहीं पे क्रिएट कर देती हूँ। तो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे करूंगी अपन, या फिर हाँ, डिस्प्ले में क्या करने वाली हूँ, अपनी स्ट्रिंग को सिंपल डिस्प्ले करने वाली हूँ। तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने हार्ड कोड करा था कि मेरी स्ट्रिंग का साइज कितना होने वाला, तो आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अगर हमारा जो एरे है, जो हमारा एरे है, अगर उसके ith इंडेक्स पे वैल्यू नल नहीं है, अगर नल है, सॉरी, अगर नल है, तो मैं सिंपल वहां पे क्या करने वाली हूँ, प्रिंट करने वाली हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, या प्रिंट एलन नहीं करते, प्रिंट करते हैं, और इसमें मैं करने वाली हूँ अंडरस्कोर। एल्स मैं सिंपल जो मेरी वैल्यू है वही मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी। और वो आ जाएगी हमारे पास एरे ऑफ आई। तो ये हो गया, एलन यहाँ से भी हटा देते हैं। तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो हम फिगर आउट कर चुके हैं। अगर हमारा जो कोड किया, अगर वो सही से रन करता है, तो आंसर आना चाहिए ABC अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई, और जो भी आगे का स्पेस है उसमें सब में अंडरस्कोर। रन करके देखते हैं, लेकिन हमें इससे पहले वो कॉल भी करना पड़ेगा ना अपना डिस्प्ले फंक्शन। तो ओबीजे ऑब्जेक्ट में से मैं डिस्प्ले फंक्शन कॉल करती हूँ, और यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगी, रन कर दूंगी। तो देखो क्या आया, ABCD हाइफन अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई, और फिर आगे जितने भी हमारे वैकेंट प्लेसेस थे वहां पे भी अंडरस्कोर रख दिया। तो ये हो गई हमारी एरे इम्प्लीमेंटेशन। आपको क्या करना है, खुद अपने आप डिफरेंट ग्राफ्स क्रिएट करने हैं, उनकी एरे इम्प्लीमेंटेशन बनानी है, और 2-3 क्वेश्चन खुद क्रिएट करने हैं कि इस नोड के चाइल्ड कौन होंगे, इस नोड का पेरेंट कौन होगा, और एक या दो बार प्रैक्टिस करके देखनी है इसकी इंटरव्यू पे, कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, पर काफी इजी है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, दूसरी तो बहुत इजी है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया लिंक लिस्ट का है ना, तो बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक, अब जो मैं काम कर रही थी ना, बार बार चाइल्ड नोड या चाइल्ड लेफ्ट या फिर राइट निकालने का, अगर मुझे ये पता हो कि जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, वो जब मेमोरी में बना था वो 210 वाली मेमोरी एड्रेस पे बना, या राइट वाला किस पे बना, 350 पे, तो जो उनका पेरेंट है, मैं पेरेंट को ही बता दूं कि भाई तुम्हारा जो लेफ्ट नोड है, जो लेफ्ट चाइल्ड है, वो 210 वाले एड्रेस पे बैठा हुआ है, और राइट वाला जो है वो 350 एड्रेस पे है। तो अब पेरेंट ही हमें बता रहा है कि उनका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 210 वाले एड्रेस पे है, और राइट चाइल्ड कहाँ पे है, 350 वाले एड्रेस पे है। जब मैं इस वाले एड्रेस पे गई, बी वाले नोड पे, तो बी ने मुझे खुद बता दिया कि तुम्हारा जो मतलब जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है वो 99 वाले एड्रेस पे है, और जो राइट चाइल्ड है वो 280 वाले एड्रेस पे है। सेम विथ सी, इसका लेफ्ट है 175 और राइट है 690। मैंने रैंडम नंबर्स लिख दिए सिर्फ आपको अंडरस्टूड कराने के लिए कि एग्जैक्टली जब हमारी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करके रखती है, ये बताने के लिए कि अभी आप मेरे पे तो आ चुके हो, लेकिन अगर आपको मेरे से आगे मूव करना है, तो मेरा जो लेफ्ट है, अगर लेफ्ट है तो आप लेफ्ट साइड का एड्रेस चूज करो, राइट साइड जाना है तो राइट साइड वाला चूज करो। जब हम लीफ नोड पर आएंगे, तो लीफ नोड क्या कोई नीचे बच्चा होगा नहीं, मतलब कोई चाइल्ड होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, नल। तो वो ये नल हमें इंडिकेट करेगा कि इसके नीचे कोई भी नोड हमारा जुड़ा हुआ नहीं। ठीक, ये इजी है अगर आपको समझना हो डायग्रामेटिक वे में, तो ये वाला पैटर्न बहुत इजी है समझने के लिए। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर डेटा स्टोर है, उस पर्टिकुलर बॉक्स का डेटा क्या है, और उसके पास एड्रेस है अपने से नीचे वाले नोड्स का, जो कि आपको हेल्प कर रहा है ट्री में आगे मूव करने के लिए। पर यहाँ पे क्या किया, इसे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। एरे इम्प्लीमेंट करना आसान था, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे समझना मुश्किल है, लेकिन क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है ये चीज। अब एक चीज ये बताओ मुझे कि ये जो डेटा होने वाला है, या तो ये इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे सब जगह सेम ही स्ट्रक्चर है इनका, तो क्या मैं इसकी एक अलग से क्लास नहीं बना सकती। अगर मैं इसकी अलग से क्लास बना सकती हूँ, तो मैंने उस क्लास का नाम दे दिया नोड, और मैंने एक अलग से क्लास क्रिएट करी नोड। अब उस हर एक नोड, यहाँ पे एक सिंगल नोड की बात हो रही है, इस नोड के अंदर डेटा है, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है, राइट चाइल्ड का एड्रेस है। ठीक है, अब
जो डेटा है उसका जो भी डेटा टाइप हो आप यहाँ पे मेंशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज ये बताओ कि जो ये लेफ्ट है, जो ये लेफ्ट वाला है, ये भी क्या एक तरीके का नोड नहीं दिख रहा आपको? जैसा ये है पेरेंट नोड, ऐसे ये लेफ्ट में नोड नहीं है। तो इनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? नोड टाइप का ही तो होना चाहिए डेटा टाइप। तो वो सिंपली इसलिए मैंने यहाँ पे नोड टाइप का लेफ्ट में और नोड टाइप का राइट में मेंशन किया। अब ये होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। जब भी आप इस नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इनिशियली मतलब अंदर ही अंदर कॉल होता है, आपको एक्सटर्नली कॉल नहीं करना पड़ता। तो जब आपने नोड को कॉल करा तो अपने आप ही डेटा में क्या वैल्यू सेट हो गई? ये हो गई वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे। और लेफ्ट और राइट में क्या हो गया? नल हो गया सेट। अब इससे क्या हुआ कि हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ए डेटा पास करा, और इनिशियली जो क्रिएट होगा ना वो किससे किससे क्रिएट होगा कि इसके लेफ्ट में भी नल आ जाएगा और इसके राइट में भी नल आ जाएगा। फिर हम बताएंगे एक नया नोड क्रिएट करेंगे जो कि बी, और ये भी क्या होगा? नल। और ये क्या होगा? नल। फिर हम बताएंगे कि ए के लेफ्ट में है ना इस बी का एड्रेस जाना चाहिए। तो ऐसे करके है ना, फिर ऐसे हमने सी क्रिएट करा। फिर हमें सी का एड्रेस मिला, किस एड्रेस पे सी क्रिएट हुआ है, उस एड्रेस को जाके हम ए के राइट में स्टोर कर देंगे। तो ये होने वाला है हमारा पूरे के पूरे ट्री का एक लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। थोड़ा और इजी एक्सप्लेनेशन में दूंगी, सबसे पहले हम कोड को समझते हैं। थोड़ा सा अगर आप कोड देखोगे ना तो आप ज्यादा अच्छे से है ना इसे अंडरस्टूड कर पाओगे कि ये डायग्रामेटिकली या फिर विजुअलाइज कैसे करना है आपको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी है ना क्लास क्रिएट कर लेते हैं। और क्लास आपको पता है किस टाइप की हम क्रिएट करने वाले हैं? क्लास हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं नोड। हमने क्या करा? सिंपल नोड क्रिएट करा। और इस नोड के अंदर हमारे पास क्या होने वाला है? एक तो डेटा होने वाला है, और साथ में नोड ही टाइप का लेफ्ट में होने वाला है और राइट में होने वाला है। ठीक। ये चीज क्लियर होगी। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं? जो क्लास का नाम होता है वो लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसे लो, वरना मत लो। आप ऐसे भी लिख सकते थे। हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास नोड क्रिएट होगा तो एक डेटा कंफर्म हमें सेंड करना ही पड़ेगा। और उस डेटा को हम स्टोर कर लेंगे दिस डेटा। दिस होता है रेफरेंस वेरिएबल, जो कि अपनी ही क्लास के डेटा को है ना रेफरेंस करता है, रेफर करता है। तो इसमें हमने क्या स्टोर कर दिया? वैल्यू। और साथ में हमने क्या स्टोर करा? जो इसका लेफ्ट है, लेफ्ट या फिर दिस ही लिख देते हैं, दिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट राइट। और इसमें क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? राइट। और इसमें हमारी स्टोर हो जाएगी नल। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल इस नोड का इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन अगर अब हमें ट्री बनाना है तो हम इसे ट्री कैसे बनाएंगे? तो मैं क्या करती हूँ, मेन क्लास पे चलती हूँ कि मेन तो आना तो मेन क्लास पे, मेन फंक्शन पे। और इस पूरे पार्ट को क्या कर देती हूँ मैं यहाँ पे अभी कमेंट कर देती हूँ। हम क्या करने वाले हैं? इस नोड वाले को देखने वाले हैं। तो नोड क्या है? एक क्लास। क्लास को यूज करना है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया यहाँ पे? नोड। एन टाइप का हमने नोड या फिर ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं। और इसमें हमने न्यू कीवर्ड यूज करा और न्यू नोड। ठीक है। अच्छा, नोड देखो यहाँ पे एरर देने लगा। ये एरर क्यों दे रहा है? रेड लाइन कि हमें डेटा पास करना पड़ेगा। तो मान लो पहले मैंने क्या स्टोर करा? वन। अब वन के बाद मैं क्या बोल रही हूँ? पहला मेरा नोड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो नोड क्रिएट हुआ ना, ये किस तरीके से क्रिएट हुआ? थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं और यहाँ देखते हैं। तो इतना भेजते ही जब ये जाएगा तो एक नोड, और इसके लेफ्ट में नल, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा यही तो काम कर रहा है ना कि डेटा में हमारी वैल्यू रख रहा है और लेफ्ट और राइट में क्या स्टोर कर रहा है? नल। फिर हम बोल रहे हैं कि हमने क्या पॉइंट करा? इसे पॉइंट करा हमने यहाँ पे ओबीजे के नाम से। ठीक। अब इस ओबीजे के लेफ्ट में हम बोलना चाह रहे हैं कि जो ये ओबीजे का लेफ्ट है, ओबीजे का लेफ्ट क्या हुआ? ओबीजे का लेफ्ट हुआ, ओबीजे ऑब्जेक्ट हुआ नोड, और नोड का लेफ्ट ये वाला नोड। ठीक है। इसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं? इसमें हम स्टोर करने वाले हैं न्यू नोड। और वो क्या बनेगा हमारा? टू वैल्यू के साथ। ठीक। अभी पता है यहाँ पे क्या हुआ? ये हुआ सिंपली हमने क्या किया, इस ओबीजे के लेफ्ट में जाके, इस ओबीजे के लेफ्ट में हमने क्या किया? यहाँ पे यहाँ गए, एक न्यू नोड क्रिएट करा। जिस न्यू नोड में हमने डेटा पास करा टू, और कंस्ट्रक्टर ने क्या करा? टू को सेट कर दिया डेटा में, और लेफ्ट और राइट को सेट कर दिया नल। तो ऐसे हमारा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। वही अगर अभी हम बेचते हैं ओबीजे के राइट में, हम क्या कहने वाले हैं? एक न्यू नोड चाहिए जिसका जो डेटा होने वाला है ना वो थ्री होने वाला है।
तो ये कैसे होगा? ओबीजे कहाँ पे है हमारा? 1 पे। ओबीजे के हमें कहाँ जाना है? राइट में। राइट में जाके न्यू कीवर्ड से एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। जो हमने वैल्यू पास करी है 3 वो पास हो गई, वैल्यू कंस्ट्रक्टर ने सेट कर दिया। और लेफ्ट राइट में क्या सेट हो गया? नल। तो ये हो गया हमारा क्रिएट। अब हम चाहते हैं कि ओबीजे के जो ओबीजे है उसके लेफ्ट में जाए और उसके भी लेफ्ट में जाए। और फिर हम क्या कर दें, यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट कर दें जिसकी जो वैल्यू होने वाली है वो 3। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यह 2 कर देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो भी यहाँ पे 4। अब इससे क्या हुआ कि ओबीजे का लेफ्ट हुआ ये वाला पार्ट, तो ये वाला इस वाले पॉइंट पे आ गया, इस वाले नोड पे। और इसका भी लेफ्ट क्या हुआ? ये। यहाँ पे क्या हुआ? न्यू नोड क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू है 4। इसके लेफ्ट में क्या स्टोर हो गया? नल। यहाँ राइट में क्या स्टोर हो गया? नल। अब जब हम लिखेंगे यहाँ पे, यार देखो मैं बहुत टाइम लगा के एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगी तो मुझे इतना डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है? और आप उसे इजीली समझ जाओगे। तो अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट के राइट में जाऊंगी और राइट के लेफ्ट में जाऊंगी। न्यू नोड, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? 5। तो ये क्या हुआ? पहले मैं ऑब्जेक्ट के राइट में गई फिर लेफ्ट में। तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के राइट में गई और राइट के किस में गई? लेफ्ट में। अब यहाँ क्या स्टोर हो गया? 5। यहाँ नल, यहाँ नल। अगर आपको यहाँ कुछ स्टोर करना हो तो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में आओ, उसके लेफ्ट में आओ, और फिर उसके भी लेफ्ट में जाओ। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा पाथ बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसे अपनी ट्री को इतने रखते हैं। तो ट्री क्या बना हमारा? 1। 1 के बाद 2 लेफ्ट में, 3 हमारा राइट में, 2 का लेफ्ट कितना? 4। और 3 का लेफ्ट कितना? 5। तो ये ट्री बन गया। अब इसका आउटपुट कैसे आना चाहिए? ये आना चाहिए 1। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब हाँ, इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग ट्रेवर्सल होते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली पॉइंट करती हूँ। उस चीज को हम कभी मतलब एक या दो वीडियो के बाद करने वाले हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो कि क्या जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो सही से शो हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो, एरे पे ट्रैवर्स करना इजी था क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। अभी आपने यहाँ ट्रैवर्स नहीं सीखा है तो मैं कुछ भी करके नहीं दिखा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपली प्रिंट करती हूँ। मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करूंगी। फिर साथ में क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देते और हम करते हैं ओबीजे के लेफ्ट का डेटा, लेफ्ट का डेटा। फिर हम करने वाले हैं ओबीजे के जो राइट में नोड था, ओबीजे के राइट में जो नोड था उसका डेटा। फिर हमने स्टोर किया है ओबीजे डॉट लेफ्ट के लेफ्ट का डेटा। फिर हम करते हैं ओबीजे, मैं सब कुछ ही कर देती हूँ मतलब सबको कंफ्यूजन ना बचे, लेफ्ट के राइट का डेटा। या फिर मैं यहाँ पे करती हूँ ओबीजे के राइट में गए, राइट से लेफ्ट में गए और उसका डेटा। तो आप ऐसे करके अपने डेटा को प्रिंट करके देख सकते हो कि ये चीजें स्टोर हो रही हैं या नहीं हो रही। रन करते हैं अपने सिंपली कोड को चेक करने के लिए कि क्या ये सही से रन होके हमें रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या हुआ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ गई? कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के राइट में गए, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट के राइट में हमारे पास कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि इसने क्या करा है, अपने आप ही नल स्टोर करा है। समझे? तो सिंपल यही एक रीजन था यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि यहाँ आपको शो हो गया नल पॉइंट। लेकिन जैसे ही मैं इस कोड को हटाऊंगी, ठीक है, इस कोड को हटाते ही ये मेरा क्या कर जाएगा, कोड सही से रन हो जाएगा। सिंपली नल पॉइंटर एक्सेप्शन दिखाने के लिए कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छा इसमें सबको ऐड करोगे, इंटीजर्स है ना, तो हम क्या करते हैं, इसे स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं। तो आपको पता ही है कि ये स्ट्रिंग क्रिएट करने का सबसे बेसिक सा वे है। तो मैंने क्या किया, सबके बीच में एक स्पेस शो कर दिया। और ऐसे ही यहाँ कर देते हैं। रन करते हैं अब इस कोड को। देखो, 1 2 3 4 5। तो 1 किसकी वैल्यू है, ऑब्जेक्ट के डेटा की, जहाँ ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रूट नोड है। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट के लेफ्ट की 2 वैल्यू, ऑब्जेक्ट के राइट की 3 वैल्यू, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो है 4, और ऑब्जेक्ट के राइट में जो वैल्यू, राइट के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो है 5। तो ये हो गई हमारी ट्री की रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, एक हो गई एरे और एक हो गई लिंक्ड लिस्ट। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि
मतलब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छे से या तो कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, जितना डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना। अगर तब भी क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में। आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? और अगर आप एप्रिशिएट करते हो मेरी नॉलेज को या फिर जैसे कि मेरे टीचिंग पैटर्न्स को, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और साथ में दोस्तों से बोलो कि यार पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मतलब अगर चैनल ग्रो करना होगा तो वो कभी भी ग्रो कर जाएगा, मुझे उसका इश्यू नहीं है। पर बात ये है कि जब मैं अपने टाइम पे करी तो इतने सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं थे और थे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इतना डीपली और एक्सप्लेन नहीं किया था, तो खुद बुक्स पढ़ के पढ़ना, फिर समझना कि हाँ यार कितना इजी वे में मैं खुद को समझा सकती हूँ। तो उन सब चीज़ों की वजह से मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और वही चीज़ है कि अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ पढ़ो। ठीक है, एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन आपका पढ़ना, समझना और प्रैक्टिस करना इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, वो प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट है तो पूछो और मैं अगर हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर दूँगी। ऐसे मतलब कि जो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स में आते हैं, जिससे आप उनकी भी सतत प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्री की हाइट और डेप्थ। ये ऐसे 2 वर्ड हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को और वो काफ़ी टाइम तक मतलब दूर नहीं हो पाता कि एग्ज़ैक्टली हाइट और डेप्थ में डिफरेंस क्या रहता है। छोटी वीडियो होगी पर अच्छी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और ध्यान रखना अपना। बाय बाय।